हेलो हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज जागलान आपका भूगोल की क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड जीके। सेकंड ग्रेड के जीके वाले पोर्शन में हमारा एक टॉपिक चल रहा था महासागर, और उस महासागर में हमने मुख्य मुख्य तीनों महासागर पढ़ दिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो अभी हमारे पास एक दो बार सेकंड ग्रेड के जीके में धाराओं से संबंधित क्वेश्चन भी आया है। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी छोटी बातें आई हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस महासागर में बहती है, कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है, ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये सब भी हम आपको आज डिस्कस करेंगे, और इसी कड़ी में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो बात करेंगे वो महासागरीय धाराओं की बात करेंगे। तो आप सबसे पहले सुनना शुरू करें, महासागरीय धाराएं होती क्या है। पहली बात, ओके सर, हाँ, तो महासागरीय धाराएं जब हम बात करेंगे तो पहली बात हमारी ये होती है, महासागर का जल स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, यह गतिशील रहता है, बिल्कुल गतिशील रहता है। और ये गति आपकी मेनली हम देखें तो तीन तरीके से होती है। एक तो धाराओं के रूप में, करंट्स, ओशन करंट। एक आपकी तरंग के रूप में, तरंग, तरंग वेव्स। तो ये छोटी छोटी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। महासागरीय तरंग क्या होती है? सिर्फ तरंग का मतलब होता है समुद्र का जल का अपने ही स्थान पे ऊपर उठना और अपने ही स्थान पे नीचे बैठना, फिर ऊपर उठना फिर नीचे बैठना। ये महासागरीय क्या होती है? तरंग होती है। तो आपसे देखो छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन वो भी आपको पता रहेगा तभी तो आप बताओगे। एक आपकी जवार भाटा, जवार भाटा, इन तीनों में अंतर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। चलो आप बताइए, इन तीनों में क्या अंतर होता है? जल्दी से आप बताएंगे कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। हाँ, देखो, इसी तरंग का एक और नाम भी कई बार हो जाता है लहर, लेकिन दोनों को इंग्लिश में वेव्स बोलते हैं, तो कोई ज्यादा विशेष अंतर रहता नहीं है। हाँ, बताइए भी। देखो, धाराएं क्या होती हैं? सबसे पहली बात, धाराएं क्या होती हैं? जब समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में आगे बढ़े, कि ये आगे बढ़ा निश्चित दिशा में, यहां से मुड़ा तो सदा यहीं से मुड़े ही, फिर मुड़ा तो यहां से मुड़े ही, फिर ऐसे चला तो ऐसे चले ही, फिर इधर आ गया तो इधर चले, मतलब इसकी हमेशा दिशा निश्चित रहे, तो उसका नाम होता है महासागरीय धारा। जब समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है तो उसका नाम होता है धारा। धाराओं की उत्पत्ति तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता, घनत्व में भिन्नता के कारण होती है, और फिर उसको प्रभावित करती है, जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति। कुछ धाराएं ऐसी भी होती हैं जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती हैं, लेकिन मेनली धाराओं की उत्पत्ति तापमान में अंतर के कारण होती है। धाराओं की उत्पत्ति के लिए सबसे उत्तरदायी कारक होता है तापमान में भिन्नता। तरंग का मतलब होता है जैसे ये पानी है, ये अपने स्थान पे ही ऊपर उठे और इधर ये नीचे बैठे, मतलब एक तरफ ऊपर उठे एक तरफ नीचे, एक तरफ ऊपर उठे एक तरफ नीचे, तो इसका नाम होता है तरंग।
तरंग में समुद्र का जल अपने ही स्थान पे ऊपर उठता है और अपने ही स्थान पे नीचे बैठता है। ये नीचे बैठेगा तब ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे बैठेगा तब ये ऊपर उठ जाएगा। लगेगा ऐसे जैसे आगे चल रहा है। कभी कभी आपने आपके गांव के जोड़ तालाब में देखा हो तो पानी ऐसे ऐसे करता रहता है, हवा तेज चलती है तब। ज्यादातर तरंगों की उत्पत्ति सनातन पवन यानी लगातार तेज गति से चलने वाली पवनों के कारण होती है। और उसके कारण आप देखेंगे तो जोड़ तालाब का पानी ऐसे ऐसे होता हुआ दिखता है। उसमें कोई पीपल का पत्ता, कोई टूटी हुई चप्पल का टुकड़ा, कोई और तैरने वाली चीज पड़ी है पानी में। आप देखना वो चीज अपने स्थान पे ऊपर उठती है, अपने स्थान पे नीचे बैठती है, अपने स्थान पे ऊपर उठती है, अपने स्थान पे नीचे बैठती है। वो किनारे पे नहीं आती। इसका मतलब पानी भी आगे नहीं चलता। तरंग में पानी आगे चलता हुआ दिखाई देता है लेकिन चलता नहीं है। ये आप नोट कर लेना, देख लेना। ओके, ये आपकी तरंग होती। ज्वार भाटा में एक खास बात और होती है, और वो क्या खास बात होती है? जैसे ये समुंदर है, ये समुंदर का तल है 0 मीटर। इससे पानी ऊपर उठेगा, पानी उधर ऊपर उठेगा जिधर चंद्रमा होगा। और मान लो ये पानी इधर ऊपर उठता है तो इसका नाम होता है जवार और इसका नाम होता है भाटा। भाटा फिर ये ऐसे होगा, इधर नीचे उठे जाएगा तो इधर भाटा और इधर जवार। इसमें एक खास बात होती है कि समुंदर के तल से लेकर तली तक का जल संचालित होता है, चलता है, गति करता है। जवार भाटा में समुंदर के सतह से लेकर नीतल तली, इसका एक नाम और होता है नीतल, तक का जल गति करता है। यह बात आपको पता रहनी चाहिए। तीनों में मेन डिफरेंस यही था। और अब मैं आपको ये सब बातें विस्तार से बतानी शुरू करता हूं। ये छोटी छोटी बातें जीके में आएंगी क्योंकि आपके महासागर टॉपिक है। तो ये सारे काम जो मैंने अभी बताए आपको, ये महासागर के अंदर ही होते हैं, तो ये सब सवाल आ सकते हैं। हाँ, महासागर के जल में गति, जल में गति धाराओं, लहर या तरंग तथा ज्वार भाटा के रूप में होती है। ज्वार भाटा के रूप में होती है। ठीक है जी। अब आप देखिए अगली बात, ज्वार भाटा की आपको 2-3 बातें बताऊंगा, बस 2-3 बात, बाकी आपके टॉपिक नहीं होता। एसएसटी में अलग से आपके टॉपिक होता है। ज्वार भाटा वहां खूब बात बताएंगे। धाराएं एसएसटी में होती तब वहां खूब बात बताएंगे। यहां केवल हम जिक्के के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, केवल जिक्के वाले पोर्शन के लिए पढ़ रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। क्योंकि बेटा जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा देंगे तो जिक्के वाले बच्चों के क्या काम आएंगी इतनी बातें, फिर वो तो पजल्ड हो जाएंगे। ज्वार भाटा में समुंदर का जल कहां से लेके ऊपर, सतह से लेकर तली तक, सतह से लेकर तली का एक नाम और होता है नीतल। सतह से लेकर तली या नीतल तक गति करता है। आपसे कौन सा कथन सत्य है, कौन सा है सत्य, इस बातों में ज्वार भाटा वगैरह की बात पूछी जा सकती है। दूसरी बात, सागरीय तरंग या लहर। सागरीय तरंग या लहर में क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, इसमें केवल पानी ऊपर उठता है, केवल नीचे गिरता है। इसमें सागर का जल अपने ही स्थान पर ऊपर उठता है तथा
नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, आप ये भी कह सकते हो उतरता है, परंतु समुंदर का जल, समुंदर का जल आगे नहीं बढ़ता है, आगे नहीं बढ़ता है। समुद्र का जल जो आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ गया तो फिर तरंग नहीं रहेगी, तरंग में तो अपने ही स्थान पे ऊपर उठता है, अपने स्थान पे नीचे उतरता है। ओके, अगली बात, सागरीय तरंग की उत्पत्ति का कारण। सर आपने ज्वार भाटा का तो नहीं बताया बेटा, ज्वार भाटा का आगे एक बार फिर से बताएंगे। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से आता है, ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से आता है। इसकी बात यहीं समाप्त हो जाएगी। और इसका कारण होता है सनातन पवन, सनातन या स्थायी पवन। जब समुद्र की सतह पे लगातार तेज हवाएं चलती हैं तो पानी को नीचे दबाती हैं, एक तरफ से नीचे दबेगी, दूसरी तरफ से अपने आप ऊपर उठ जाएगा और फिर पानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा और उसका नाम हो जाएगा समुद्री तरंग या लहर। इसमें पानी आगे नहीं बढ़ता है, जल आगे नहीं बढ़ता है। ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप अपने गांव के जोड़ में पत्थर फेंक के देख लेना, ऐसे ऐसे पानी करेगा लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, उससे भी तरंग उत्पन्न होती है। ओके, साथ साथ हम चलते चलेंगे। अरे हमने कहां से शुरू कर दिया, गलत जगह से शुरू कर दिया भाई हमने। हमने आगे से शुरू कर दिया बोर्ड पे। इसकी पीडीएफ थोड़ी सी उल्टी आएगी तो आप देख लेना, पहले नंबर पे पहले वाली लगा लेना, आखिरी वाला पेज जो है। अभी आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें 6 नंबर पेज है ना, ये आपका पहला पेज हो गया। इसके ऊपर लिख दूंगा मैं 1 नंबर पेज, पेज नंबर 1 इधर लिख देता हूं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब आपके पास पीडीएफ आएगी तो ये उल्टी आएगी, हमने पहले ध्यान नहीं दिया। ओके, अब आप देखिए, एक होती है वेलांचली धारा, वेलांचली धारा, ये भी पर्टिकुलर वर्ड होता है। आपसे सीधा पूछा जाएगा वेलांचली धारा क्या होती है। ये धाराओं के प्रकार में नहीं होती, अलग पढ़ेंगे हम। वेलांचली धारा, जैसे ये आपका कोई स्थल है, स्थल, और इधर से कोई धारा आ रही है, वो इसके टकराई और टकरा के ऐसे चलना शुरू कर दे, तो इस धारा का नाम होगा वेलांचली धारा। इस धारा का नाम क्या होगा, वेलांचली धारा होगा, वेलांचली धारा। ठीक है जी, तो ये क्या होती है, समुद्र तट के समानांतर बहती है, समानांतर बहती है, समुद्र तट के समानांतर बहती है। यह तटीय कचरे या अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती है। बस इतनी ही बात ध्यान रखनी है आपकी, समुद्र तट के समानांतर बहती है और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करके ले जाती है। अब हम बात करेंगे अगली, और वो हम बात करेंगे महासागरीय धारा का। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, वो यहां से शुरू होता है।
महासागरीय धारा क्या होती है बताओ। तो मैंने आपको बताया भी है, महासागरों का जल जब एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहेंगे? धारा कहेंगे, धारा कहते हैं। अगली बात, धाराएं धरातल की नदियों के समान होती हैं, नदियों के समान होती हैं। मतलब धारा जो होती है वो धरातल पे, जैसे नदी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर चलती है, ऐसे धारा समुद्र तल में ऊंचे तल से नीचे तल की ओर चलती है। जहां भी समुद्र का जल ऊंचा होगा उससे नीचे तल की ओर चलेंगे, ये जरूरी है। अगली बात, हां, सागरीय गतियों में धाराएं सबसे शक्तिशाली होती हैं, सबसे शक्तिशाली होती हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा जोर ताकत इनमें ही होती है। इसलिए ये इसके सामने कोई अवसाद और वगैरह जो आ जाता है उसको ये अपने साथ बहा ले जाती हैं। ठीक है जी। और एक और बात जो मैंने आपको पहले बताई हुई थी तापमान वाले टॉपिक में, नहीं भैया आपको नहीं बताई, सब्जेक्ट वाले बच्चों को बताई थी, तो आपको यह भी पता होना चाहिए पृथ्वी पर तापमान के संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करती हैं। आपको ये बात बताऊंगा कैसे करती हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी पर जो 40 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री दक्षिण के बीच वाला जो भाग है वहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा आता है। वहां जो पानी गर्म होता है वो पानी गर्म होकर ध्रुवों की ओर चला जाता है। तो यहां की गर्मी ध्रुवों की ओर चलेगी कि नहीं चलेगी? तो ये महासागर जो होते हैं वो तापमान के स्थानांतरण में योगदान देते हैं। जो पृथ्वी के धरातल पर टेम्परेचर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है उसमें 75% योगदान वायुमंडलीय परिसंचरण का होता है और 25% योगदान जो देते हैं वो महासागरीय धाराएं देती हैं। ये गर्म जल को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। तो विषुवत रेखा पे जो ज्यादा गर्मी आती है, ज्यादा तापमान आता है, इंसोलेशन आता है, सूर्य तप आता है, गर्मी आती है, उसको ये विषुवत रेखा की ओर ले जाती हैं। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि 40 से 40 के बीच सूर्य का प्रकाश आता जाता है, ज्यादा है, पृथ्वी छोड़ती कम है। और 40 से ध्रुवों के बीच आता कम है और पृथ्वी छोड़ती ज्यादा है, क्योंकि विषुवत रेखा से धाराओं और पवनों के द्वारा ऊर्जा जो है वो स्थानांतरित होकर ध्रुवीय क्षेत्रों में आ जाती है। ओके, अब देखो अगली बात। हाँ, अगली बात यह है, धाराओं को आकार एवं गति के आधार पर देखना। आप आकार एवं गति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। धाराओं को आकार एवं गति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्रवाह,
इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट, परवाह। देखो इसका मतलब है केवल 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 समुद्र की सतह का ऊपर वाला भाग, और पवन हवा के संपर्क में आके, हवा के प्रभाव में आकर केवल ऊपर ऊपर वाला पानी किसी निश्चित दिशा में आगे बढ़े तो उसका नाम होता है परवाह। और इसीलिए आप देखना, जब ऊपर विषुवत रेखे ऊपर पछुआ पवन चलेंगी तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नीचे चलेंगी तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, ये जितने प्रवाह होते हैं ये पवन के प्रभाव में आकर केवल सतह का जल आगे बढ़ता है, उसका नाम होता है परवाह। ये बात ध्यान रखें। हाँ, लिखूंगा, जब पवन वेग से प्रभावित होकर, पवन वेग से प्रभावित होकर सागरीय सतह का जल, सागरीय सतह का जल आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो उससे परवाह कहते हैं, तो उसे परवाह कहते हैं। यह आपको पता होना चाहिए। इसकी गति मंद होती है। अच्छा, कितनी मंद होती है भाई? तो आपको याद रखना है कि इससे जो पानी आगे जाएगा वो 16 से 24 किलोमीटर जाएगा एक दिन में। 16 से 24 किलोमीटर प्रतिदिन, तो कुछ भी नहीं है गति। तो एक दिन में मतलब 1 किलोमीटर से भी कम, 1 घंटे में 1 किलोमीटर से भी कम गया। हाँ, 2 नंबर आपकी होती है धारा। 2 नंबर आपकी धारा होती है, धारा, करंट, जिसको करंट बोलते हैं, धारा। इस धारा का मतलब होता है जब जल निश्चित सीमा एवं निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है तो उससे धारा कहते हैं। ये बीच की होती है, आकार, आकार और गति दोनों में बीच की होती है। न तो इसकी गति और तेज होती है न कम होती। गति होती है इसकी 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरी होती है भी महाधारा। तीसरी का नाम क्या होता है? महाधारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रीम। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब नाला, बड़ा नाला। हाँ, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? जब समुद्र का जल बड़ी मात्रा में एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है, एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है तो उससे महाधारा कहते हैं। तो उसका नाम क्या होता है? महाधारा होता है। और एग्जाम्पल देखोगे तो सबको पता है, गल्फ स्ट्रीम। सबसे ज्यादा सेकंड ग्रेड में यही सवाल आता है, गल्फ स्ट्रीम। लेकिन ये यहां नहीं आता। ऐसे पूछा जाता है पश्चिमी यूरोप की कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को। इसकी गति होती है, गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। इसकी 8 तक थी। तो आकार
सबसे बड़ा, गति सबसे तेज। हां, तो अब आपके सामने तीन चीजें आ गई। जब केवल पवन वेग के प्रभाव से पानी आगे बढ़े तो उसका नाम होता है प्रवाह। गति 1 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है, धारा में 6 से 8 होती है और महाधारा में 8 से ऊपर होती है। ये आपकी बात थी। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? बताओ भी, इतनी बातें समझ में आ गई तो आगे बढ़े। चलो, अब आपको पता होना चाहिए तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर धारा के प्रकार। देखो, तापमान के आधार पे धारा दो प्रकार की होगी। इसमें आपको 1 सेकंड के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है, फिर कुछ नहीं लगाना, फिर सब बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। आप ये देखिए, ये 0 डिग्री है। आपको थोड़ा सा मैप भी बना के समझा देता हूं। ये अफ्रीका है और ये आप ये मान लो ये यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है और ये आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ये इधर चला गया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये इधर ग्रीनलैंड है। हमें इतनी बातों से कोई मतलब नहीं है। ये अफ्रीका और ये यूरोप। आप एक बात बताओ, बड़े आराम से सोच के बताना, ज्यादा माथापच्ची वाली तो कोई बात ही नहीं है। एक आपकी धारा है, वो यहां से चली और यहां आई। आप बताओ, यहां से चली विषुवत रेखा से, तो विषुवत रेखा पे तो तापमान ज्यादा होता है, तो इसका मतलब इस धारा में पानी गर्म है। और ये धारा यहां से यहां चली गई, या मान लो ये यहां से यहां चली गई, तो ये धारा कैसी होगी? गर्म, क्योंकि ये पानी कैसा लाई है? गर्म। ये कैसी होगी? गर्म होगी कि नहीं होगी? अरे होगी ना, कॉमन सेंस है। और आप एक बात और बताओ, ये आपकी एक धारा है, यहां से आई है, मान लो यहां से, और इधर आई है, ये धारा कैसी होगी? तो ये ग्रीनलैंड के पास से आ रही है, तो यहां तो तापमान माइनस है, यहां पानी कैसा होगा? ठंडा, तो ये धारा कैसी होगी? ठंडी। तो याद रखना, जो धारा ये कैसी होगी? ठंडी। ये कैसी होगी? ठंडी। जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएगी, तो ध्रुवों से तो पानी ठंडा ही लगेगी, तो ठंडी होगी, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी तो गर्म। अब आप बताओ, ये कैसी होगी? ये धारा कैसी होगी? गर्म। ये तो गर्म होगी। और कोई धारा मान लो पानी इधर से इधर लाती है, तो ये कैसी होगी? कॉमन सेंस से ये क्या होगी? ठंडी। क्योंकि जो ध्रुवों से आएगी वो ठंडा पानी लाएगी, और ठंडा लाएगी तो ठंडी जलता रहा। अरे यहां से आएगी, विषुवत रेखा पे आ गई, इधर तो तापमान 40 डिग्री है, समुद्र का तापमान तो 40 डिग्री होता ही नहीं है, ये तो सारा डेजर्ट है, यहां तो तापमान 40 डिग्री है, समुद्र का तापमान तो 40 होता ही नहीं है, समुद्र तो अधिकतम 27, 28 डिग्री, 30 डिग्री से ज्यादा तापमान कहां मिलेगा। और ये आई है ध्रुवों से, तो इसमें तो तापमान ही 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री की धारा जहां तापमान 40 डिग्री है वहां जा रही है, तो वहां ठंडी कहलाएगी। और यहां से 20 डिग्री भी है और यहां चला गया जहां तापमान 5 से 10 डिग्री है, तो वहां वो गर्म कहलाएगी। इसलिए ध्यान रखना, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी गर्म, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आएगी ठंडी। बस इतनी काम की बात थी। तापमान के आधार पर धारा के प्रकार दो होते हैं, गर्म धारा
किधर से किधर जाएगी? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और चलती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, सही बात है। फिर आपकी दूसरी धारा कौन सी है? ठंडी। ठंडी धारा। ठंडी धारा कहां से कहां चलेगी? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलेगी, की ओर चलती है। हो गई बात खत्म? बिल्कुल हो गई। अब और कोई बात ही नहीं बची इसमें, ये और कोई बात नहीं बची। ठीक है जी। अब आप अगली बात पे आ जाओ। हमारे पास धाराएं उत्पन्न क्यों होती? अब ये आ गया, धाराओं की उत्पत्ति के कारण धाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं? देखो, समुद्र का ये पानी है, ये समुद्र है मान लो, और इसके अंदर ये पानी है। अब धारा एक ही वजह से उत्पन्न होंगी, एक ही वजह से उत्पन्न होंगी। एक तरफ पानी ऊंचा हो जाए और एक तरफ पानी नीचा हो जाए, तो फिर धारा यहां से यहां चलेगी। अब ये किसी भी वजह से हो जाए, किसी भी वजह से हो जाए। आप बताओ, जिधर तापमान ज्यादा हो जाएगा और इधर तापमान कम हो जाएगा, तापमान कम होगा तो पानी ठंडा होकर नीचे बैठेगा, तापमान गर्म होगा तो पानी ऊपर उठेगा। इधर तल ऊंचा हो गया, इधर नीचा हो गया, तो ये आपकी क्या चल गई? धारा। धारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक होता है वो होता है तापमान। अब आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है कि जीके में एसएसटी वालों को ये टॉपिक फिर से पढ़ाऊंगा, वहां एक एक बात पूरी विस्तार से फिर से बताएंगे। इतनी धाराओं में इतनी बातें नहीं होती, बहुत होती है। लेकिन पहला काम है तापमान। धारा कहां से कहां चलती है? उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर। जरूरत ही नहीं है इस बात को पढ़ने की, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि तापमान की भिन्नता से किसकी उत्पत्ति होती है? धारा की। आप इतना जरूर कर सकते हो, तापमान की भिन्नता। तापमान में भिन्नता रहेगी तो धारा उत्पन्न होगी। नंबर 2, लवणता में भिन्नता। आप लोग एक बात समझेंगे, लवणता सैलिनिटी, नमक की मात्रा पानी में। ये याद रखना, जिधर नमक ज्यादा होगा, जिधर सैलिनिटी ज्यादा होगी और सैलिनिटी कम होगी, तो जहां कम होगी वहां समुद्र ऊंचा उठेगा और जहां ज्यादा होगी वहां नीचा उठेगा। क्योंकि सैलिनिटी मतलब ठोस पदार्थ, नमक। नमक ज्यादा होगा तो पानी भारी होकर नीचे हो जाएगा। अब आपकी धारा यहां से यहां चलेगी, ये चल गई धारा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ जाए कि सर, जहां तापमान ज्यादा होता है वहां लवणता ज्यादा होती है, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा वहां पानी भाप बन के ज्यादा उड़ेगा। वाष्पीकरण जहां ज्यादा होता है वहां नमक ज्यादा होता है, तो फिर धारा उच्च तापमान से निम्न तापमान चलेगी। मतलब जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, वहीं आपकी लवणता ज्यादा होती है, और तापमान कम होता है वहां लवणता कम होती है। तो फिर धारा निम्न तापमान से उच्च तापमान चलेगी या निम्न लवणता से उच्च लवणता की ओर चलेगी। तो इन दोनों में से जो ज्यादा प्रभावी होगा उसी के प्रभाव के अनुसार चल जाएगी। ये कोई नियम थोड़ी है, ये कोई पानी पढ़ा लिखा थोड़ी कि चलो तापमान के अनुसार चलना है, धारा के अनुसार चलना है। जिसके कारण भी तल ऊंचा नीचा हुआ उस दृश्य ही चल जाएगा, कोई विशेष अंतर पड़ने वाला है नहीं। तीसरा आपका होता है घनत्व में भिन्नता।
तो जो बच्चा समझदार है उसको पता है घनत्व का मतलब होता है भार, और ये दोनों ही चीज किसको प्रभावित कर रही है? भार को। ये दोनों मिला के एक पॉइंट बनता है घनत्व। तापमान और लवणता के कारण जब पानी भारी हो जाएगा, नीचे बैठेगा, हल्का हो जाएगा, ऊपर उठेगा, फिर धारा चल जाएगी। फिर आपकी एक चौथा कारक होता है पृथ्वी की घूर्णन गति। इसी का एक नाम और होता है परिक्रमण गति। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है तो उस घूर्णन गति के प्रभाव में आके समुद्रों में जल भी पश्चिम से पूर्व चलता है, जल भी पश्चिम से पूर्व चलना शुरू कर देता है। और इस धारा का नाम होता है, आपको पता हो तो आगे जाके पता चल जाएगा, प्रति विषुवत रेखीय धारा। ये प्रति विषुवत रेखीय धारा उत्पन्न ही पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है, बाकी और कोई कारण ही नहीं होता इसका। ठीक है जी। हां, पांचवा कारण देखें, वाष्पीकरण एवं वर्षा। सामान्य बच्चे को भी इस बात का पता होता है कि एक्चुअली होने वाला क्या है, वाष्पीकरण एवं वर्षा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। पानी भाप बन के उड़ गया तो समुद्र का तल क्या हो जाएगा? नीचा। भाई जहां वाष्पीकरण ज्यादा हो जाएगा वहां तो समुद्र तल हो जाएगा नीचा, और जहां कम होगा वहां ऊंचा, तो फिर धारा तो यहां से चल जाएगी। यानी कम वाष्पीकरण से, वाटर वेपोरेशन से, ये लो वेपोरेशन से हाई वेपोरेशन की ओर चल जाएगा, HV की ओर चल जाएगा। बस सीधा सा हिसाब इसमें। और वर्षा का भी यही है, विषुवत रेखा पे ज्यादा वर्षा होती तो वहां पानी ज्यादा बरसेगा तो समुद्र का तल ऊपर उठ जाएगा, और 30 से 35 के आसपास वर्षा कम होती है तो फिर विषुवत रेखा से उधर धारा चलेगी। हाँ, अगली बात पे चलेंगे हम। इसके बाद 6 नंबर, वायुदाब तथा पवने। कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल इस बात का पता है कि ये आपका समुद्र तल है, ये मान लो समुद्र तल है। आप एक बात हो, जिधर एयर प्रेशर ज्यादा होगा और एयर प्रेशर कम होगा वहां क्या होगा? ज्यादा होगा वहां समुद्र तल क्या हो जाएगा? नीचा, वहां नीचा हो जाएगा, और कम होगा वहां ऊंचा। तो फिर ये धारा चलेगी ऐसे। इनमें आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है धारा किधर से किधर चलेगी, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब। पवनों की बात आए तो जिधर भी पवन चलेंगी उधर ही धारा चलेगी। और आपने पहले के टॉपिक में पवन वाले में पढ़ा है, पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। तो आपकी सारी धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेंगी। ओके, ये एक आपके, ये जो बात थी ना पवन से धारा के मुड़ने वाला, ये नियम जो है वो एकमैन स्पाइरल ने दिया था, तो लिख देते हैं एकमैन स्पाइरल का नियम। क्योंकि एग्जामिनर ये पूछ ले एकमैन स्पाइरल का नियम, एकमैन स्पाइरल का नियम किससे संबंधित है, तो आप बता दोगे एकमैन स्पाइरल का नियम जो है वो धाराओं की दिशा में परिवर्तन से संबंधित है। स्पाइरल महोदय ने बताया कि धाराएं पवनों के प्रभाव में आकर उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती हैं। कहने का मतलब है ये आपकी धारा चल रही है, यहां से ये 45 डिग्री के कोण पे इधर मुड़ जाएगी। यदि ये उत्तरी गोलार्ध है तो ये कितने डिग्री पे मुड़ जाएगी? 45 डिग्री के कोण पर मुड़ जाएगी दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध है तो किधर मुड़ी? दाईं ओर। जिधर धारा जा रही थी उसके दाईं ओर मुड़ गई 45 डिग्री, ये बताइए। और यदि ये दक्षिणी गोलार्ध होता तो ये किधर मुड़ती? तो इधर मुंह करो, फिर ये बाईं ओर मुड़ती, बायां इधर है तो फिर ये मुड़ती ऐसे, ये 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती। ये 0 डिग्री है, इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये आपकी धाराओं की उत्पत्ति के कारण थे कि धाराएं उत्पन्न क्यों होती हैं। क्लियर है? कोई किंतु परंतु है तो बताओ। दो 2013 की बात है शायद, जब मैं नया शिक्षक भर्ती में पढ़ाने लगा था। उस समय पहली ही भर्ती के सेकंड ग्रेड जीके में, उस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत कम लोग पढ़ाते थे, तो मैंने नई कोचिंग की दुनिया में उस समय 2010 से पढ़ाना शुरू किया था। तो 12-13 तक जब ज़्यादा भर्तियाँ नहीं आती थी, कम आती थी, तो सेकंड ग्रेड में पहले ही मैंने सेकंड ग्रेड के जीके में पढ़ाया। मेरे आज भी याद है, एक क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा कारक धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है? नहीं करता है, ऐसा था। 3 करते थे, 1 बिना करने वाला था। तो यह सवाल भी बनता है, उस समय भी आ गया था, तो इस समय तो आने की संभावना है ही है। तो हम ये डाल लेते हैं, धाराओं की दिशा, मतलब वो किस दिशा में चल रही है, उसमें दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक, धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। कि कोई धारा चलती है, उसकी दिशा किसके कारण बदलेगी, यह बताओ। नंबर 1, तट की दिशा एवं आकार। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, कोई भी धारा चल रही है ये, और इसके आगे तट ऐसे, तो ये धारा इधर ही जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। और मान लो ये तट ऐसे होता, तो ये धारा टकरा के इधर जाती। तो सबसे पहले कोई भी तट जो सामने है वो प्रभावित करेगा, 1 नंबर। 2 नंबर करेगा ये वाला कारक, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है। इसका नाम है तलीय स्थलाकृति। जो समुद्र की तली में स्थलाकृति होती है वो, इसी का एक नाम और भी हो सकता है, नितलीय उच्चावच। जो नितलीय उच्चावच है वो। अब बहुत लोगों को लगता है सर, समुद्र की तली में जो कोई चीज होगी
वो धारा की दिशा को प्रभावित कैसे करेगी, लेकिन वो लोग सोचते नहीं है। जैसे आपको पता हो तो इसमें कटक 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 समुद्र के तली में बनने वाला एक पर्वत होता है जो कई बार समुद्र की सतह से बाहर आ जाता है, पानी से बाहर आ जाता है, और जब धारा उस पर्वत से टकराएगी टकराते ही मुड़ेगी। ये कारक उस समय उस भर्ती की मुझे आज भी याद है, बहुत दिनों तक ये विवादित भी रहा था। फिर लास्ट में माना गया कि बिल्कुल कटक प्रभावित करता है, क्योंकि कटक तली में उगता है, तली से उठ के आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे केवल एक महासागर है, मौसम परिवर्तन, जिसमें मौसम जो है या ऋतु परिवर्तन वो धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। कैसे करता है तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तरी हिंद महासागर जो है ना, उसमें पवन ही मौसम के अनुसार चलती है, क्योंकि आपको पता होगा उत्तरी हिंद महासागर में मॉनसून पवन चलती है जो 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती है और 6 महीने स्थल से जल की ओर चलती है। तो जैसे मानसून पवन अपनी दिशा बदलती है, उत्तरी हिंद महासागर में धाराएं भी अपनी दिशा बदल देती हैं। केवल एक महासागर में ऐसा होता है। आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा महासागर है जिसमें धाराएं अपनी दिशा ऋतुओं के अनुसार बदल लेती हैं, तो वो आपका है उत्तरी हिंद महासागर। इधर मैंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया। एक आपकी चौथी पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति जो है वो भी धाराओं की दिशा को प्रभावित कर सकती है। इसको आप या एग्जामिनर एक नाम से और भी पुकार सकता है, या कोरियालिस बल। आपको पता है कोरियालिस बल के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की बजाय पूर्व से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो उत्तरी गोलार्ध में धाराएं बाईं ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर मुड़ेंगी, सारी उल्टी चलनी शुरू हो जाएंगी। ये 4 वो कारक हैं जो धाराओं की दिशा को प्रभावित करते हैं। ये आपकी बात जो है वो इंपोर्टेंट की पावर 10,000 है, चाहे वो एसएसटी का बच्चा हो और चाहे वो जीके का बच्चा हो, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एसएसटी वालों के लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। हेलो, चलो इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले धाराओं की, और सबसे पहले हम महासागर चूज कर लेते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। केवल नाम का पता होना चाहिए जिक्के वाले बच्चों को, केवल नाम का पता होना चाहिए जिक्के वाले बच्चों को, और कोई जरूरत नहीं होती। ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा थोड़ी बहुत ये ऊपर नीचे हो जाती है, एग्जैक्ट नहीं होती। आप थोड़ी सी इधर से भी आ सकती है, यहां से भी, अरे यहां से नहीं यहां से, तो कोई 19-20 तो हो सकती है ऐसा। अब देखो ये आपका कौन सा महासागर है, इधर नहीं लिखेंगे, इधर तो काम लेंगे बाद में। ये अटलांटिक है। हम बात करेंगे अटलांटिक के महासागर की धाराओं की। अटलांटिक की धाराएं थोड़ा सा हमें इसमें काम लेना है तो हम थोड़ा बारीक कर लेते हैं, बाकी दिखता नहीं है फिर कुछ बच्चों को। जो बच्चे लाइब्रेरी बैठ के पढ़ते हैं वो तो क्वालिटी बढ़ा के देख लेते हैं, जो घर पे अपने डाटा से देखते हैं उनको थोड़ी सी समस्या रहती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं, अब आपको पता होना चाहिए कोई भी महासागर विषुवत रेखा के दोनों ओर उष्ण कटिबंध में पवन चलती है व्यापारिक,
व्यापारिक पवन पूर्वा पवन होती है जो दोनों गोलार्धों में पूर्व से चलती है। तो आपके इधर से एक धारा इधर चलेगी और इधर से एक धारा इधर चलेगी, ठीक है। इसका नाम होगा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ये विषुवत रेखा के उत्तर में व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आके पूर्व से पश्चिम चलती है। इसका नाम होगा दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। कोई पेपर में कोई काम नहीं आती, क्योंकि चारों महासागरों में जो तीनों महासागरों में जो विषुवत रेखीय धारा बहती है सारी पूर्व से पश्चिम बहती है, सारी गर्म होती है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसमें। अब ये धारा देखो इस द्वीप के टकरा जाती है और टकरा के दो भागों में बढ़ जाती है। इधर से एक धारा यहां आ जाती है, इस धारा का नाम होता है एंटीलीज धारा। क्या नाम होता है? एंटीलीज धारा। ये एंटीलीज द्वीप के पास से बहती है। दोनों गर्म हैं, दोनों कैसी हैं? गर्म, क्योंकि ये भी विषुवत रेखा में बहरी, ये भी विषुवत रेखा। और इस धारा का एक पानी यहां से यूकाटन चैनल से होके मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाता है और यहां से बाहर निकलता है। इस धारा का नाम होता है फ्लोरिडा धारा। फ्लोरिडा धारा, ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, कल बताया था। फ्लोरिडा प्रायद्वीप, उसके पास से बहती है फ्लोरिडा धारा। यहां पे आपकी एक नदी आती है मिसिसिपी मिसौरी। ये मिसिसिपी मिसौरी नदी का पानी इस धारा के साथ मिलता है, पानी बढ़ जाता है और दोनों धाराएं एंटीलीज और फ्लोरिडा दोनों मिलके एक बड़ी धारा बनाती हैं और यहां तक बहती है। इस धारा का नाम होता है गल्फ स्ट्रीम धारा। विश्व की सबसे बड़ी धारा गल्फ स्ट्रीम धारा है, जिसकी तुलना अमेजन नदी से की जाती है। कौन सी नदी से की जाती है? अमेजन नदी से। आप यहां देखते चलेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपकी इधर से एक धारा आती है, इधर से एक धारा आती है, ये वाली। इस धारा का नाम है, ये लैब्राडोर सागर है, तो इसका नाम होता है लैब्राडोर धारा। लैब्राडोर सागर से आएगी तो नाम क्या होगा? लैब्राडोर धारा। इस ग्रीनलैंड के पूर्व से एक धारा आती है, इसका नाम होता है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। दोनों की दोनों धारा ठंडी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी ठंडी? क्योंकि ध्रुवों से पानी आ रहा है, ध्रुवों की तरफ से आ रहा है, ठंडा होगा। और यहां पे आपका कोहरा उत्पन्न होता है और तीन धाराएं मिलती हैं, तो इनके साथ छोटे छोटे जीव वनस्पति बह के आती है, जो मछलियों का भोजन होता है, जिसका नाम होता है प्लैंकटन। और प्लैंकटन की मात्रा बढ़ने पर या मछली उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है जी। अब ये धारा पछुआ पवन के प्रभाव में आके, अब ये धारा पछुआ पवन के प्रभाव में आके यहां से इन तीनों का पानी लेके आगे चलती है और इससे टकरा के यहां तक आ जाती है। इधर इसका नाम होता है, इधर इसका नाम होता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसलिए होता है इसका नाम उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्योंकि ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आके चलती है। और इसके सामने ये रहा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ये आपका ब्रिटेन या यूके। और यही सेकेंड ग्रेड जीके में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल है, पश्चिमी यूरोप या यूके या ब्रिटेन की कंबल किसे कहते हैं? इस धारा को, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। लेकिन ये ऑप्शन में ना हो
तो ईस्ट को, गल्फ स्ट्रीम को, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम का ही आगे बढ़ा हुआ नाम है। ये भी गर्म जल धारा होगी और ये आपकी धारा होती है नॉर्वे धारा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये देश है नॉर्वे, नॉर्वे के तट पे बहेगी नॉर्वे धारा। और यहां पे ये रूस के मुमूर्स्क नगर है, या मुमूर्स्क, जो एकमात्र नौसैनिक अड्डा है रूस का, उस रूस के मुमूर्स्क नगर तक को वर्ष भर खुला रखती है। ये आपकी धाराएं कंप्लीट हो गई। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत आपको कोई बात इसमें से नहीं समझ में आई तो आप बता दो। एक धारा इसमें से इधर आ जाती है, इधर, इसका नाम होता है इरमिंगर धारा। ये भी गर्म है, ये आइसलैंड के पूर्वी तट पे बहती है इरमिंगर धारा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इरमिंगर धारा नाम होता है इसका। ठीक है जी। अब यहां से पानी आ गया इधर और यहां हो गया ज्यादा पानी, तो यहां तो पानी कम हो गया, इधर हो गया ज्यादा, इधर हो गया कम। तो फिर आपकी एक धारा और आती है और वो धारा आती है यहां से यहां। और आपको पता होगा कल परसों हमने ये बताया था ये कनारी द्वीप है और इसलिए इस धारा का नाम है कनारी धारा। ये भी कैसी होगी? ठंडी। और जब भी ठंडी जलधारा बहेगी उसके किनारे पे मरुस्थल बन जाएगा, पश्चिमी किनारे पे सारा मरुस्थल की उत्पत्ति कनारी धारा के कारण हुई है। अब आपको इस महासागर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए ये धारा इस महासागर में बहती है। एक ये पता होना चाहिए लैब्राडोर ठंडी जलधारा है, ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा है, कनारी ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है, उत्तरी अटलांटिक परवा गर्म है, नॉर्वे धारा गर्म है, एंटीलीज और फ्लोरिडा धारा गर्म है। बस कुछ नहीं। और मोटा मोटा कोई एक आध सवाल आएगा कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। पिछले 10 एग्जामों में केवल 2 एग्जामों में धाराओं से क्वेश्चन आया है, लेकिन अब 2 बार आया है तो हमारा देखो नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम उस टॉपिक को कराएं। आपको समझ में आए नहीं आए वो एक अलग इश्यू है, लेकिन कराना जरूरी है, तो इसलिए इस टॉपिक को करवा रहे हैं। अब देखिए ये आपकी दक्षिण विषुवत धारा है। अब आपको तो पता होगा क्या, ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे दक्षिणी गोलार्ध में धारा बाईं ओर मुड़ेगी, ये इधर से नीचे मुड़ जाएगी ऐसे। ये आपका तट है, ये ब्राजील देश है, इसलिए इस धारा का नाम होता है ब्राजील धारा। क्या नाम होता है? ब्राजील धारा। अरे ब्राजील के तट पे बहेगी तो ब्राजील धारा, नॉर्वे के तट पे बहेगी तो नॉर्वे धारा, लैब्राडोर सागर से बहेगी तो लैब्राडोर धारा, ग्रीनलैंड के पूर्व से बहेगी तो पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। नाम क्या है? एंटीलीज द्वीप के पास से बहेगी तो एंटीलीज धारा। अब नीचे से आपकी एक धारा आ जाती है, ये छोटा सा द्वीप जानते होगे आप, फोकलैंड है ये, फोकलैंड, और इधर से ये धारा आती है, इसका नाम है फोकलैंड धारा। कैसी होगी भी फोकलैंड धारा? ठंडी, नीचे से आ रहा है पानी और ये दोनों का पानी यहां आ जाएगा, तब पछुआ पवनों के प्रभाव में आके ये पानी आगे बढ़ेगा। और जब पानी पछुआ पवनों के प्रभाव में आके बढ़ता है तो उसका नाम होता है परवा। इसका नाम होगा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसी जलधारा होगी? ठंडी। ये तो आपके ऐसे घूम के वापिस आ जाएगी इधर ही, ये तो पूरे नीचे नीचे वाले साउथ हेमिस्फीयर में चलती रहती है। और अब कोरियालिस बल के कारण इस जलधारा का कुछ पानी इधर चला जाएगा, इसका नाम होगा बेंगुला धारा। बेंगुला धारा, और बेंगुला धारा भी क्या होगी? ठंडी। और इसी जलधारा के कारण यहां कालाहारी मरुस्थल बनेगा। जिस भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पे उष्ण कटिबंध में ठंडी जलधारा बहेगी वहां मरुस्थल बनेगा।
ये आपकी धाराएं थी। तो ये आपको कुछ करना है, मैं लिख देता हूं, थोड़ा लिखने का काम साथ साथ कर देंगे तो आप याद कर लोगे। केवल नाम याद करना है और कुछ याद नहीं करना। तो पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करें तो सबसे पहली धारा है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। बस इतना पता होना चाहिए, गर्म होती है और पूर्व से पश्चिम चलेगी, बस व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ गए। दूसरी है एंटीलीज धारा। कैसी है? गर्म। कहां से बहेगी? पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्व से। कोई जरूरत नहीं आगे वाली बात की आपके लिए, मैं आपको ऐसे बस लोकेशन के लिए बता रहा हूं। फ्लोरिडा धारा कैसी है? गर्म। कहां बहती है? मैक्सिको की खाड़ी में। सही बात है ना? हाँ। फिर आपकी आ गई गल्फ स्ट्रीम। कहां से कहां बहती है? गर्म जलधारा। सही बात है ना भाई? और ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप और ये न्यू फाउंडलैंड, ये इंपॉर्टेंट है ये धारा। यह फ्लोरिडा प्रायद्वीप से न्यू फाउंडलैंड द्वीप, ये 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होता है, द्वीप तक बहती है। अगली बात, विश्व की सबसे बड़ी धारा, आकार में सबसे बड़ी धारा, इसकी तुलना अमेजन नदी से की जाती है। अमेजन नदी से की जाती है। इससे यूके या ब्रिटेन या पश्चिमी यूरोप की कंबल कहते हैं। ठीक है जी, आपको याद रखना है। वैसे उत्तरी अटलांटिक परवा होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं आता, जिक्के वाले में तो बिल्कुल ही नहीं आता, ये बात कंफर्म है। अब हम बात पे चलेंगे 5 नंबर धारा, उत्तरी अटलांटिक परवाह। कैसे चलेगी? पछुआ पवनों के प्रभाव से। पछुआ पवनों के प्रभाव से चलती है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। और क्या कहते हैं इसको? पश्चिमी यूरोप की कंबल। याद रखना, यदि पहले ऑप्शन पे यह आएगा तो यही होगा, ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको सेकंड ऑप्शन में लेना है गल्फ स्ट्रीम को। गल्फ स्ट्रीम दोनों आ जाए तो उत्तरी अटलांटिक परवाह ही आएगा, क्योंकि वहां तक उत्तरी अटलांटिक परवाह ही जाती है। ठीक है। उसके बाद हम चलें तो 6 नंबर हमारी नॉर्वे धारा कर लेते हैं पहले। नॉर्वे धारा। नॉर्वे धारा कैसी है? गर्म जल धारा। कहां बहती है? नॉर्वे तट
से रूस के कोला प्रायद्वीप तक, कोला प्रायद्वीप तक, और रूस का मुर्मंस्क नगर पूरे साल खुला रखती है। आपकी 7 नंबर धारा कौन सी है बताओ। इसके बाद हमारी एक वो थी गरम इरमिंगर धारा। थोड़ी छोटी सी बात याद रख लेनी है, आइसलैंड लिखना था, लिखा जा रहा है ग्रीनलैंड। आइसलैंड के पूर्वी तट पर बहने वाली गर्म जलधारा। ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है, जितना मैं बता रहा हूं उतना सुन के पेपर दे आना। इसमें से क्वेश्चन पहली बात आएगा नहीं, धाराओं से आएगा तो आपका सही हो जाएगा, टेंशन लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। एक और भी है वहां, रेनेल धारा। रेनेल धारा ये छोटी सी धारा है, ये भी उत्तर सागर व इंग्लिश चैनल से बहने वाली गर्म जलधारा। बस आपको इतना याद रखना है, ये गर्म है, ये भी गर्म है, ये आपकी गर्म थी, ये भी गर्म है। हाँ, इसके बाद आप देखिए अगली जलधारा। अगली जलधारा की बात करें तो हम पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। आपको पता है कैसी है, ठंडी। ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से बहती है, नाम से ही पता चल गया। एक आपकी लैब्राडोर धारा। लैब्राडोर सागर कल आपने पढ़ा था। ये कहां से आती है, बेफिन की खाड़ी से, बेफिन की खाड़ी से आती है। और आपको पता है बेफिन की खाड़ी जो है वो आर्कटिक महासागर का भाग है, और आर्कटिक महासागर से पानी आएगा तो कैसा आएगा, ठंडा। तो ये ठंडी जलधारा है। एक बात मैंने आपको बताई नहीं, उसको अभी दोबारा बताना पड़ेगा। देखो, इन दोनों जलधाराओं के कारण पानी इधर आ जाता है, फिर यहां से एक जलधारा इधर चलती है, और कभी कभी ये यहां तक चलती है, ये विषुवत रेखा के उल्टी चलती है, तब इसका नाम है प्रति विषुवत रेखीय धारा। दोनों विषुवत रेखीय धारा पूर्व से पश्चिम चलेंगी, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पश्चिम से पूर्व चलेगी। बस इतनी बात है, और कुछ भी नहीं है। तो आपको एक धारा और, प्रति विषुवत रेखीय धारा गर्म कहां बहती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये नियम है। और कभी कभी इसको गिन्नी धारा भी कह देते हैं। इसका एक नाम और भी होता है, गिन्नी धारा, क्योंकि गिन्नी की खाड़ी में आ जाती है, गिन्नी धारा भी कहते हैं। आपको याद है क्या, अटलांटिक महासागर में मैंने बताया था, ये गिन्नी की खाड़ी है, जहाँ 0 डिग्री अक्षांश और आपके 0 डिग्री देशांतर काटते हैं, ये काटते हैं दोनों, तो यहाँ दोनों काटते हैं, ये गिन्नी की खाड़ी है, ये धारा भी यहीं बह रही है, तो इसका नाम गिन्नी धारा भी होता है। ठीक है, एक धारा और बच गई, कनारी जलधारा। कनारी हमने लिखा नहीं, तो आपकी 12 नंबर जलधारा होगी कनारी धारा। कैसी जलधारा है ये, ठंडी। कहां बहती है, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तट पर, और इसी जलधारा के कारण सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है भी। अब हमारे दक्षिणी अटलांटिक की धाराएं, दक्षिण वाली तो और भी आसान है। दक्षिण वाली में तो हमें नाम ही 5 याद करने हैं। नंबर 1 दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, नंबर 2 ब्राजील धारा,
नंबर 3 फोकलैंड धारा, नंबर 4 दक्षिण अटलांटिक प्रवाह और 5 नंबर बेंगुला धारा। 5 धारा है, तो कोई बहुत विशेष है नहीं। अभी 1 मिनट में हम इसका कारोबार कर देंगे, तो आपको जरूरत रहे तो आप इधर देख भी सकते हो। ये 0 डिग्री रहती है, इधर ये पहली धारा बहेगी, फिर ये इधर बहेगी, इधर से आपकी फॉकलैंड धारा आएगी, फिर ये दोनों इधर चलेंगी और ये एक इधर चली जाएगी। ये आपका 1 नंबर धारा, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ये 5 धाराएं देख लेते हैं। दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। नंबर 1, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं। पहली धारा है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। आपको केवल इतना पता होना चाहिए, गर्म जल धारा है, बस और कुछ नहीं है। 2 नंबर ब्राजील धारा, पता ही है, ब्राजील तट पे बह रही है तभी ब्राजील धारा है। कैसी है? गर्म धारा। बस 2 मिनट की बात और बची, पूरी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे आप देखिए फोकलैंड धारा। अब जिस बच्चे को यह पता है फोकलैंड द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, नीचे से धारा आएगी ध्रुवों की ओर से, तो कैसी होगी? ठंडी। चौथे नंबर पे आपकी दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ये आपको ध्यान रखना है, ये किधर भी हो चाहे 40 से 60 के बीच तो ये चलेंगी बीच, और पछुआ पवन के प्रभाव में आके पश्चिम से पूर्व चलेगी। चाहे कोई भी महासागर हो और चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, पछुआ पवन के प्रभाव में आके चलेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में तो ये होगी ठंडी जलधारा और उत्तरी गोलार्ध में होगी ये गर्म जलधारा, याद रखना। और 5 नंबर आपकी जो जलधारा रहेगी वो बेंगुला रहेगी, बेंगुला धारा। वो भी कैसी है? ठंडी। ठंडी जलधारा है। कहां बहती है? दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, और इसके कारण यहां कौन सा मरुस्थल बनता है? कालाहारी। इसके कारण बात खत्म। ये आपकी एक महासागर की धाराएं कंप्लीट हुई। आपको कितनी समझ में आई ये तो आपको ही पता, मुझे क्या पता। अब अच्छी आई तो अच्छी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना वीडियो को, बैक करो फिर देख लो। ये सब चीज़ें समझ में तब आएंगी जब आपको ये पता रहेगा। देखो कोई भी बच्चे को तब समझ में आएंगी जब आपको ये पता रहेगा ना कि ये लैब्राडोर सागर है, ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, ये नॉर्वे है, ये ब्राज़ील है, तो समझ में आ जाएंगी। नहीं पता है तो नहीं आएंगी। अब ये तो आपको एटलस में माथापच्ची करनी पड़ेगी। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।